हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का साइंस का 15वां लेसन जो है खाद्य संसाधनों में सुधार। और ये इस लेसन का 3rd पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम पढ़ते हैं पशुपालन। पशुपालन पशुपालन हम किसे कहते हैं? तो पशुओं के प्रबंधन को हम पशुपालन कहते हैं। पशुओं के प्रबंधन को हम पशुपालन कहते हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, दूध, अंडे और मांस की खपत भी बढ़ रही है, इसलिए पशुधन उत्पादन को बढ़ाने की ज़रूरत है और उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। तो पशुपालन को हम पढ़ने के लिए इसे 4 भागों में बांटते हैं। पहला है पशु कृषि, दूसरा है कुक्कुट पालन यानी मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन, तीसरा है मत्स्य पालन यानी मछली पालन या मछली उत्पादन, और चौथा है मधुमक्खी पालन। पशुपालन के अंदर हम इन चारों का अध्ययन करेंगे। मधुमक्खी पालन, तो पशुपालन को हमने कितने भागों में बांट लिया है? पशु कृषि, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन, इन चारों के अंदर हमने इसको बांट लिया है। अब हम पढ़ते हैं पशु कृषि। पशुओं को हम 2 उद्देश्य के लिए पालते हैं, दूध के लिए और दूसरा है कृषि कार्य के लिए। और भारत में क्या है, पालतू पशुओं की 2 प्रजाति है। कौन कौन सी है? गाय और भैंस। तो दूध देने वाले जो पशु है उन्हें हम दुधारू पशु कहते हैं, डेयरी पशु कहते हैं, और बोझा ढोने वाले पशुओं को हम ड्राफ्ट पशु कहते हैं। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, दूध की मांग भी बढ़ रही है। तो हम दूध की जो आपूर्ति है वो कैसे कर सकते हैं या दूध का उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं? तो हम ये 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला है संकरण विधि द्वारा पशुओं की नस्ल में सुधार करके, दूसरा है पशुओं को संतुलित आहार देकर, और तीसरा है उनको उचित आवास प्रदान करके। तो इस तरह से हम दूध का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। अब पशु है उसका दूध कैसे ज़्यादा होगा? तो दूध तब ज़्यादा होगा जब पशु का जो दुग्ध श्रवण काल है, क्या नाम बोला मैंने अभी? दुग्ध श्रवण काल। अगर पशु का दुग्ध श्रवण काल ज़्यादा होगा तो दूध का उत्पादन भी ज़्यादा होगा। दुग्ध श्रवण काल क्या है? बच्चे के जन्म से लेकर सहगर्भता तक, यानी बच्चे के जन्म से लेकर पशु कितने समय तक दूध देता है वो उसका दुग्ध श्रवण काल कहलाता है। तो दुग्ध श्रवण काल ज़्यादा होगा तो दूध का उत्पादन भी अधिक होगा। तो दुग्ध श्रवण काल कैसे बढ़ा सकते हैं? तो हम अच्छी नस्लों को संकरण द्वारा अच्छी नस्लों को विकसित करके दुग्ध श्रवण काल बढ़ा सकते हैं। जैसे गाय की नस्ल है जर्सी, ये अमेरिका की नस्ल है। दूसरा है ब्राउन स्विस, ये क्या है? स्विट्जरलैंड की नस्ल है ब्राउन स्विस। ये गाय की ऐसी नस्लें हैं जिनका दुग्ध श्रवण काल ज़्यादा होता है, यानी ये लंबे समय तक दूध देती है। और भारतीय नस्ल है गाय की, एक भारतीय नस्ल है रेड सिंधी, और दूसरी है साहिवाल। ये ऐसी नस्लें हैं जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। तो इनका आपस में संकरण करवा के एक नई नस्ल विकसित की जाए तो उसका दुग्ध श्रवण काल भी ज़्यादा होगा और उसमें रोग भी क्या है, कम लगेंगे। तो इस तरह से हम क्या है, दूध का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो अगर प्रश्न आ जाए कि भारत में नस्ल सुधार के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है, तो आपका आंसर होगा कि भारत में नस्ल सुधार के लिए संकरण विधि काम में ली जाती है, जिससे पशु का जो दुग्ध श्रवण काल बढ़े, उसकी रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ जाए। तो इस तरह से हम दुग्ध श्रवण काल है वो बढ़ा सकते हैं संकरण विधि के द्वारा अच्छी नस्लों को विकसित करके। अब बात करते हैं हम कि पशुओं को 2 तरह के आहार की आवश्यकता होती है। एक तरह का आहार जो उनके
स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखे, जैसे मोटा चारा जिसमें क्या है रेशे की मात्रा, रुक्षांश की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे बरसीम है, ज्वार है, अनाज की भूसी है। तो ये जो आहार है इसमें रेशे की मात्रा ज़्यादा होती है। दूसरे तरह का आहार जिसे हम सांद्र आहार कहते हैं, जिसमें क्या है प्रोटीन और पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है। और इस सांद्र आहार से क्या होता है, पशुओं में दूध का उत्पादन बढ़ता है। जैसे खल है, अनाज है, दाल है, बिनोले हैं, बाजरा है, ये क्या है सांद्र आहार है। तो इसमें प्रोटीन और पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे पशुओं में दूध उत्पादन बढ़ता है। इसके अलावा भी पशुओं को क्या है सूक्ष्म पोषक तत्व दिए जाते हैं, जिससे क्या है उनमें दूध का उत्पादन बढ़ता है। अब बात करते हैं हम पशुओं का जो आवास है वो कैसा होना चाहिए। तो पशुओं का आवास है छतदार होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, प्रदूषण रहित होना चाहिए। तो आवास है वो प्रदूषण रहित होगा, छतदार होगा, तो उन्हें गर्मी, सर्दी और बारिश से बचाएगा। इसके अलावा उसमें आवास के अंदर आवास का जो फर्श है वो ढलवां होना चाहिए, जिससे क्या है वो सूखा रहे, साफ रहे। पशुओं के आवास में पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, उनके मल मूत्र को निकलने की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। पशुओं में क्या है कई तरह के रोग हो जाते हैं, जैसे अंतः परजीवी द्वारा भी पशुओं में रोग होता है, बाह्य परजीवी द्वारा भी पशुओं में रोग होता है। बाह्य परजीवी जैसे जूं है, इससे क्या है पशुओं में त्वचा का रोग होता है। अंतः परजीवी है जैसे कीड़े हैं, पर्णकृमि है, इससे पशुओं की जो आमाशय है, आंत है, यकृत है, वो प्रभावित होता है। तो पशुओं का क्या है समय समय पर टीकाकरण भी जरूरी है। तो इन सभी क्रियाकलापों को अपनाकर हम क्या है पशुओं का जो दूध उत्पादन है उसको बढ़ा सकते हैं। 3 तरीके मैंने बताए हैं, संकरण विधि द्वारा नस्ल सुधार करके, पशुओं को संतुलित आहार देकर और उन्हें उचित आवास प्रदान करके हम क्या है दूध उत्पादन है वो बढ़ा सकते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या की दूध की मांग की जो पूर्ति हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ आप एक प्रश्न देख लीजिए, अगर गाय की विदेशी नस्लों का नाम पूछा जाए तो जर्सी, ब्राउन स्विस आप बता दीजिए। अगर आपसे पूछा जाए देसी नस्लों का नाम, ये विदेशी होगी जर्सी और ब्राउन स्विस, देसी क्या होगी रेड सिंधी और साहिवाल। अब हम बात करते हैं कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन किसे कहते हैं, मुर्गी, बत्तख, हंस आदि के पालन को हम क्या है कुक्कुट पालन कहते हैं, मुर्गी पालन कहते हैं। कुक्कुट पालन हम क्यों करते हैं, अंडों के लिए और मांस के लिए हम क्या है कुक्कुट पालन करते हैं। तो अंडों के लिए जब मुर्गी को पाला जाता है या अंडे देने वाली जो मुर्गी है उसे हम क्या कहते हैं लेयर कहते हैं। अंडे देने वाली मुर्गी को हम क्या कहते हैं लेयर कहते हैं। और जिन्हें मांस के लिए पाला जाता है उसे हम क्या कहते हैं ब्रोलर कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, अंडे के लिए पाला जाता है उसे लेयर कहते हैं और मांस के लिए पाला जाता है उसे हम ब्रोलर कहते हैं। अब यहाँ पे हम क्या है अंडों का और मांस का उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं, तो 3 विधियों से बढ़ा सकते हैं। संकरण विधि द्वारा नस्लों का सुधार करके, उचित आहार प्रदान करके और उनको बढ़िया आवास स्थान प्रदान करके हम क्या है अंडों और मांस का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो अच्छी नस्लों से क्या फर्क पड़ता है, अच्छी नस्लों में हमें आहार कम मात्रा में देना पड़ता है और अंडों और मांस का उत्पादन अधिक होता है। जैसे एक विदेशी नस्ल है व्हाइट लेगहॉर्न, ये क्या है मुर्गी की नस्ल है। तो ये जो मुर्गी की नस्ल है इसमें क्या है इसका आकार छोटा होता है, जिससे इसे आहार कम मात्रा में देना पड़ता है और अंडों का उत्पादन अधिक होता है। तो व्हाइट लेगहॉर्न है। इस तरह से हम ऐसी नस्लों को अपनाकर अंडों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। आहार कम होने से हमारा खर्च भी कम होगा और उत्पादन हमें ज़्यादा प्राप्त होगा। दूसरा बात करते हम, जो मुर्गी की नस्ल है दूसरी रोडे आइलैंड रेड। ये जो मुर्गी की नस्ल है अमेरिका के फार्म रोडे आइलैंड में विकसित की गई थी, इसलिए इसका नाम रोडे आइलैंड रेड है। तो ये जो मुर्गी है इससे क्या है अंडों का उत्पादन भी ज़्यादा होता है
और मांस का उत्पादन भी ज़्यादा होता है कम आहार से। तो इस तरह से हम क्या है, अंडों का उत्पादन, मांस का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो ये दोनों ही विदेशी नस्ल है मुर्गी की, ये विदेशी नस्ल है, व्हाइट लेघॉर्न और रोडे आइलैंड। अगर आपसे पूछे कि मुर्गी की देसी नस्लों के नाम बताओ तो आप लिख सकते हो आसिल, बसारा, ये दोनों नस्लें हैं, आसिल और बसारा। ये क्या है, देसी नस्लें हैं, आसिल और बसारा। अगर आपसे पूछे संकर नस्लों के नाम लिखिए, मुर्गी की संकर नस्लों के नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हो BB 260, सॉरी HH 260, IBL 80, B77। ये आप देसी नस्लों के, संकर नस्लों के नाम इस तरह से लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं आहार, उचित आहार से क्या फायदा होता है। तो आहार है, अगर हम उचित मात्रा में देंगे तो अंडों का उत्पादन भी सही होगा और मांस का उत्पादन भी सही होगा। तो लेयर, अगर हम अंडों के लिए मुर्गी का पालन कर रहे हैं तो उसके आहार में विटामिन ए और विटामिन के की मात्रा अधिक होनी चाहिए। अगर हम मांस के लिए मुर्गी का पालन कर रहे हैं तो उसके आहार में प्रोटीन और वसा की मात्रा अधिक होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इनका जो आवास स्थान है वो कैसा होना चाहिए, खुला हवादार होना चाहिए। और लेयर के लिए जो आवास स्थान है उसमें प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि प्रकाश की अवधि और तीव्रता का अंडे देने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें जो इनका आवास स्थान है वो प्रदूषण रहित होना चाहिए, नियमित रूप से इनकी साफ सफाई की जानी चाहिए। इस तरह से हम अंडों और मांस का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। कुछ देसी नस्लें भी है जिनसे क्या है, कम खर्च में अधिक मात्रा में अंडों का और मांस का उत्पादन किया जाता है। तो हम कुक्कुट पालन में जो हमारे उद्देश्य होते हैं, अंडों को प्राप्त करना, मांस को प्राप्त करना, वो हम कैसे कर सकते हैं, संकरण विधि द्वारा उचित नस्लों को विकसित करके, उचित संतुलित आहार प्रदान करके और उचित आवास प्रदान करके हम अंडों और मांस का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं मत्स्य पालन। आर्थिक महत्व के लिए मछलियों का पालन करना मत्स्य पालन कहलाता है। मछलियों को प्राप्त करने की दो विधियां हैं। कौन सी दो विधियां हैं? पहली तो है मछली संवर्धन। मछली संवर्धन, और मछली संवर्धन कहाँ किया जाता है? समुद्र में या ताजा पानी के पारिस्थितिक तंत्र में मछली संवर्धन किया जाता है। और दूसरा है मछली पकड़ना, ये आप जानते ही हैं, मछली पकड़ना। तो मछलियों को प्राप्त करने की दो विधियां हैं, मछली संवर्धन और मछली पकड़ना। अब मछलियों के स्रोत कौन कौन से हैं? तो मछलियों के दो स्रोत होते हैं। पहला है अलवणीय जल स्रोत, अलवणीय जल स्रोत, और दूसरा है लवणीय जल स्रोत, लवणीय जल स्रोत। अलवणीय जल स्रोत नदी, झील, तालाब होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? अंतःसतली मत्स्य भी कहते हैं, अंतःसतली मत्स्य की। और लवणीय जल स्रोत है उसे हम समुद्री मत्स्य की भी कहते हैं। तो अलवणीय जल स्रोत है, हम कौन से उदाहरण दे सकते हैं? जैसे कटला मछली है, रोहू है, ये अलवणीय जल स्रोतों में पाई जाती है। अगर हम बात करें लवणीय जल स्रोतों की तो ये बहुत सी मछलियां पाई जाती है, अलवणीय जल स्रोत में भी, लवणीय जल स्रोत में। लेकिन हम दो दो उदाहरण यहाँ लिख रहे हैं। यहाँ अगर हम लिखें तो कोड मछली है, टूना है, सारक है इत्यादि। तो ये आप उदाहरण लिख सकते हो। अब हम मछलियों का पालन करने की हमें ज़रूरत क्या है, मछलियों का उत्पादन बढ़ाने की ज़रूरत क्या है? तो लगभग पूरे संसार में मछली का भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है
औषधियाँ बनाने में उपयोग किया जाता है, जैसे फिश ऑयल कैप्सूल आते हैं। तो इसलिए और बढ़ती हुई जनसंख्या की जो मांग की पूर्ति के लिए भी, क्योंकि पूरे संसार में भोजन के रूप में इसे काम में लिया जाता है, तो इसका उत्पादन बढ़ाने की ज़रूरत है। उत्पादन हम इसका कैसे बढ़ा सकते हैं कि इन्हें जब मछली संवर्धन किया जाता है तो इन्हें उचित आवास प्रदान करके, जिस आवास में इनका संवर्धन किया जाता है उसमें इनकी संख्या आवश्यकता से अधिक नहीं होनी चाहिए, उचित आहार प्रदान करके और उचित ऑक्सीजन और प्रकाश प्रदान करके हम इनका उत्पादन बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी आहार के बारे में, बात कर ली, इनके उदाहरण के बारे में बात कर ली हमने, और इसका जो संवर्धन कैसे किया जाता है ये हमने पढ़ लिया। संवर्धन के अंदर हम पढ़ते हैं मिश्रित मछली संवर्धन क्या होता है। तो मिश्रित मछली संवर्धन होता है जो मछली है उसकी कई जातियों को एक साथ पालना, उसे हम मिश्रित मछली संवर्धन कहते हैं। यहां मैं लिखता हूं मिश्रित मछली संवर्धन। मिश्रित मछली संवर्धन क्या होता है? मिश्रित मछली संवर्धन है मछली की कई जातियों को एक साथ पालना। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, कटला मछली होती है, रोहू, मृगल और कॉमन कार्प, मृगल और कॉमन कार्प, और अगला उदाहरण हम लेते हैं ग्रास कार्प। ग्रास कार्प। अब यहां देखिए कितनी प्रजातियां होगी, 1 2 3 4 और 5। इन पांचों प्रजातियों को हम तालाब में एक साथ पाल सकते हैं। तो इनमें क्या होता है, सभी की जो भोजन की मांग होती है वो अलग अलग होती है, तो भोजन ये अलग अलग ग्रहण करती है, इस कारण इनमें भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। जैसे कटला मछली है वो पानी की सतह से भोजन प्राप्त करती है, रोहू मछली है वो तालाब के मध्य में से भोजन प्राप्त करती है, मृगल और कॉमन कार्प है ये तालाब की तली में से भोजन प्राप्त करती है, और जो ग्रास कार्प है ये तालाब में उपस्थित खरपतवार को भोजन के रूप में लेती है। इस कारण इनमें किसी तरह से भोजन की प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, कटला मछली है वो पानी की सतह से भोजन प्राप्त करती है, रोहू है वो तालाब के मध्य से भोजन प्राप्त करती है, मृगल और कॉमन कार्प है ये तालाब की तली से भोजन प्राप्त करती है, और ग्रास कार्प है ये तालाब में उपस्थित खरपतवार को भोजन के रूप में ग्रहण करती है। इस कारण मिश्रित मछली संवर्धन का फायदा ये होता है कि हम एक साथ कई स्पीशीज को पाल सकते हैं, जिससे हमारा उत्पादन बढ़ता है, क्योंकि इनमें भोजन के लिए किसी तरह की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। अब हम बात करते हैं मिश्रित मछली संवर्धन का क्या नुकसान है। तो मिश्रित मछली संवर्धन में क्या होता है, जो पाला जाता है जिन मछलियों को, वो क्या है, अधिकतर वर्षा ऋतु में जनन करती है। तो एक ही समय में जनन करने के कारण हमें क्या है, साल के अन्य महीनों में जो मछलियों के डिंब है उनके अंडे हैं वो प्राप्त नहीं हो सकते हैं, तो ये इसका नुकसान है। तो ये हमने पढ़ा मत्स्य पालन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन क्या होता है, शहद और मोम के लिए मधुमक्खियों को पालना मधुमक्खी पालन कहलाता है। शहद का हमें पता है दैनिक जीवन में क्या महत्व है, इसे सीधा भी ग्रहण किया जाता है भोजन के रूप में, और शहद और मोम का उपयोग औषधियाँ बनाने के लिए भी किया जाता है। तो मधुमक्खी पालन कम खर्च में किया जा सकता है, इसलिए कृषि के साथ साथ किसानों की आय का ये अतिरिक्त साधन भी हो सकता है। तो मधुमक्खी पालन है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, अच्छी नस्लों के द्वारा हम उसे बढ़ा सकते हैं। जैसे मधुमक्खी पालन के लिए सामान्यतः जो नस्ल काम में ली जाती है ये भारतीय नस्लें हैं, जैसे एपिस, सेरना इंडिका, एपिस सेरना इंडिका। दूसरा है एपिस डोरसेटा। तीसरा है एपिस फ्लोरी।
और चौथा है एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा। तो ये ऊपर वाली तीन है, एपिस सेरेना इंडिका, एपिस डोरसेटा, एपिस फ्लोरी, ये देसी नस्लें हैं। और एपिस मेलिफेरा है, ये इटली की प्रजाति है, इसलिए इसे इटालियन मक्खी भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि एक अच्छी मधुमक्खी है, उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए। तो पहली विशेषता उसकी ये होनी चाहिए कि वो तेजी से प्रजनन करे। दूसरी उसकी विशेषता ये होनी चाहिए कि वो मधु है वो ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा करे। तीसरी उसकी विशेषता ये होनी चाहिए कि वो डंक कम मारे। और चौथी उसकी विशेषता ये होनी चाहिए कि वो ज़्यादा समय तक छत्ते में रहे। तो ये चारों विशेषताएं हैं एक अच्छी किस्म की मधुमक्खी में होती है, और ये चारों विशेषताएं एपिस मेलिफेरा में पाई जाती है। इस कारण मधुमक्खी पालन के लिए इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी की किस्म के अलावा शहद की गुणवत्ता किससे प्रभावित होती है? ये निर्भर करता है कि मधुमक्खी किन फूलों से रस है, मकरंद है, वो इकट्ठा कर रही है, और उन फूलों का रस है उसका स्वाद कैसा है, उसी हिसाब से शहद की गुणवत्ता निर्धारित होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने पढ़ा पशुपालन में पशु कृषि, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन। तो यहाँ हमारा ये जो 15वां लेसन है खाद्य संसाधनों में सुधार, ये कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।